भूमिका, आभा, गायत्री, मुकेश, नितेश, प्राजक्ता, सलोनी, शिखा, शोभा, श्रिया, तृप्ति। तृप्ति 2 बार आ गई क्या? नहीं, ठीक है, 1 ही बार है। एंड वैभव। ठीक है, मतलब 12 लोग कनेक्टेड है ओवरऑल क्लास में अभी, यानी कि अभी भी स्टिल 4 लोग मिसिंग है। 4 नहीं, 5 लोग मिसिंग होंगे। सौरभ, नैतिक, रक्षा, और कौन मिसिंग है? ऐश्वर्या, और एक कोई मिसिंग है, मिनेश। चलिए, तो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉड्यूल 2। ठीक है, कौन सा मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं? 2। तो क्या है भाई मॉड्यूल का नाम? इक्विटी वैल्यूएशन। ठीक है, क्या है यूनिट का नाम? इक्विटी वैल्यूएशन। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर इक्विटी वैल्यूएशन की। बाप रे, बहुत कुछ दिख ही नहीं रहा हूँ लिख रहा हूं तो। चलो थोड़ा डार्क कर लिया जाए। अभी दिख रहा है या अभी भी नहीं दिख रहा है? चलिए, तो बात करते हैं हम लोग किसकी? इक्विटी वैल्यूएशंस की। ठीक है, मॉड्यूल 2 इक्विटी वैल्यूएशन, जो आपके नोट्स में पेज नंबर 70 से स्टार्ट है। ठीक है, कहां से? पेज नंबर 70 से स्टार्ट है आपका मॉड्यूल 2 इक्विटी वैल्यूएशन। देखो भाई, हमने जो इसके पहला जो मॉड्यूल पढ़ा था, मॉड्यूल 1 के अंदर हम लोगों ने क्या सीखा था? किसी भी कंपनी का बॉन्ड का वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे, या फिर ऐसी सिक्योरिटीज जिसके ऊपर फिक्स्ड इनकम जनरेट होती है। तो एक हमने उसके अंदर बॉन्ड पढ़ा था और दूसरा हमने प्रेफरेंस शेयर देखा था। इस तरीके से हमने 2 चीजें देखा था यूनिट नंबर 1 के अंदर, मॉड्यूल 1 के अंदर। मॉड्यूल 2 की अगर मैं बात करूं तो यहां हमको हमारे इक्विटी का वैल्यूएशन निकालना है कि हमारे इक्विटी शेयर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो इक्विटी वैल्यूएशन करने के अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, अलग अलग मॉडल्स होते हैं। तो हम लोगों को अलग अलग तरीके से क्या करना है? इक्विटी का प्राइस निकालना सीख रहा है कि करंट अभी मार्केट के अंदर हमारे इक्विटी शेयर का प्राइस क्या चल रहा होगा। ठीक है, अगर मैं 1 बाय 1 इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से अगर आपको गो थ्रू करवाऊं, तो जो आप लोगों को पहला 2.1 पर जो आपको टॉपिक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2.1 पर? मेरी वॉइस ब्रेक डाउन हुई है कि ठीक है अभी? नहीं, सब बीच में ब्रेक हुई है। हाँ, अब वो क्लाइंट का कॉल आ गया। चलिए, तो 2.1 आप लोगों को जो टॉपिक है, इंट्रोडक्शन दिया गया किसका? इक्विटी वैल्यूएशन का। इक्विटी वैल्यूएशन का। तो देखो, इक्विटी वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात तो आपको इक्विटी का मतलब समझना होगा। व्हाट इज इक्विटी? तो इक्विटी मतलब होता है जब भी किसी कंपनी को फंड रेज करना होता है। तो अपना हॉटस्पॉट कॉल से कनेक्ट, वो डिस्कनेक्ट। चलिए, तो इक्विटी वैल्यूएशंस की बात कर रहे हैं। तो इक्विटी वैल्यूएशंस के अंदर हम लोग पहले तो समझते व्हाट इज इक्विटी। तो इक्विटी का मतलब होता है द शेयर्स, या फिर बोल सकते हो द इंस्ट्रूमेंट विच आर इशूड बाय द कंपनी फॉर रेजिंग अ फंड। कंपनी को फंड की जरूरत होती है तो वो एक इंस्ट्रूमेंट मार्केट के अंदर इशू करते हैं, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इक्विटी। जो इक्विटी इशू करके आप उनको क्या बनाते हो? ओनरशिप राइट्स देते हो। आप सामने वाले को क्या करते हो? ओनरशिप राइट्स देते हो। तो ये आपको ये चैप्टर के अंदर सीखना है कि जो आपने मार्केट में लोगों को जो मतलब कि जो ओनरशिप राइट्स जो लेता है उनको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स। दे आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स। हम उनको क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर्स बोलेंगे। तो हमारे उन शेयर होल्डर की वैल्यू कितनी है? ठीक है, या फिर उन्होंने जो शेयर्स एक्वायर्ड करके रखे हैं उसकी आज मार्केट में प्राइस कितनी है? जो शेयर होल्डर के पास क्या है? शेयर्स है। कौन से शेयर्स है? इक्विटी शेयर्स है। तो उन इक्विटी शेयर की आज मार्केट के अंदर प्राइस कितनी है, हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ठीक है, क्या आइडेंटिफाई करना पड़ता है हमको? कि उनकी मार्केट के अंदर प्राइस कितनी है, हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो हमको इस पूरे चैप्टर के अंदर इस इक्विटी का प्राइस कितना है वो आप लोगों को क्या करना है? कैलकुलेट करना है। राइट, चलो, तो कंटिन्यूटी में अगर हम आगे बात करें तो इक्विटी वैल्यूएशन मतलब अगर आप उसका पैराग्राफ अगर रीड करते हो तो वहां क्या लिखा है? द प्रोसेस ऑफ इक्विटी वैल्यूएशन
is aimed as assessment of the value of company's stock. There are a number of techniques which may be used for the valuation of company's stock. अब वो कितने अलग अलग टेक्निक्स हो सकते हैं, जैसे कि अर्निंग पर शेयर जैसे हमको निकालना होता है या कंपनी के इक्विटी का वैल्यूएशन निकालना होता है, तो उसके अंदर मल्टीप्लायर्स मॉडल्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अर्निंग मॉडल्स होते हैं, उसके अलावा आप लोगों का जो डिविडेंड मॉडल्स होते हैं। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स फॉर वैल्यूइंग द इक्विटी शेयर। आप इक्विटी शेयर का वैल्यू निकालने के हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक सीखने वाले हैं। ओके, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए इक्विटी वैल्यूएशंस के पहले व्हाट इज इक्विटी शेयर, जो मैंने आप लोगों को भी थोड़ी सी हिंट देने की कोशिश किया है। तो होप कि आप लोगों को इक्विटी शेयर क्या होता है ये क्लियर होना चाहिए। दिस इज द पार्ट ऑफ कैपिटल, दिस इज द पार्ट ऑफ कैपिटल। कंपनी के कैपिटल का क्या है, एक पार्ट है। दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ सोर्स ऑफ फंड। ये कंपनी का क्या भी है, सोर्स ऑफ फंड है, जहां से कंपनी क्या कर सकती है, फंड रेज कर सकती है। अगर आप इसके थ्योरेटिकल नॉलेज के बारे में बात करो तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ, मतलब कि फीचर्स है कुछ इसके अंदर, ठीक है। क्या क्या फीचर्स है इसके, तो मैच्योरिटी। तो याद रखना इक्विटी शेयर कभी भी मैच्योर्ड नहीं होता। इसका पेमेंट सिर्फ और सिर्फ एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन या एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ही किया जाता है। तो जब भी कंपनी क्या हो रही होंगी, वाइंडिंग अप हो रही होंगी, बंद हो रही होंगी, उस समय पर ही आप इक्विटी शेयर होल्डर का पेमेंट करते हो। अदरवाइज पूरे ड्यूरेशन में, लाइफ में कभी आप इनका पैसा वापस नहीं करते हो। तो इनकी जो मैच्योरिटी होती है वो क्या नहीं होती, फिक्स्ड नहीं होती। नो फिक्स्ड मैच्योरिटी, नो फिक्स्ड मैच्योरिटी। इनकी कोई भी मैच्योरिटी डेट क्या नहीं होती, फिक्स्ड नहीं होती। अच्छा, इन लोगों का जितने भी इक्विटी शेयर्स होते हैं दे आर ऑलवेज क्लेम ऑन प्रॉफिट्स। जो भी कंपनी के पास आखिरी में प्रॉफिट्स या जो इनकम बच जाता है एट द एंड, उस इनकम या प्रॉफिट पर किसका अधिकार या किसका राइट होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का राइट होता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं इसका कॉस्ट कैसा है, तो काफी कॉस्टली होता है इसको इशू करना। सबसे अगर मैं बोलूं हाइयर सोर्स ऑफ कैपिटल, जो हाइयर कॉस्टली कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है आपका, इक्विटी। सबसे चीपर कौन सा होता है, डिबेंचर। प्रेफरेंस शेयर कैसा कॉस्ट लगता है वहां पर, मॉडरेट। लेकिन इक्विटी शेयर्स के अंदर कॉस्ट कैसी इनकर्ड करनी पड़ती है, हाई कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ती है। अच्छा, कंपनी के जितने भी नेट असेट्स बचते हैं आखिरी में सबका रीपेमेंट करने के बाद, तो उन नेट असेट्स के ऊपर भी किनका क्लेम होता है, इन्हीं का, इक्विटी शेयर। क्योंकि प्रॉपर्टी अल्टीमेटली ओनर की तो होगी, अल्टीमेटली दिस प्रॉपर्टीज इज बिलोंगिंग टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी किसको बिलोंग करेंगी, इक्विटी शेयर होल्डर को, राइट। तो ये सारे उसके क्या है, उसके पास फिर एक मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट्स होता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। मैनेजमेंट्स के अंदर वोटिंग, एक तो पार्टिसिपेट करने का राइट होता है, उसके अलावा वोटिंग करने का पावर होता है, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि वो चीजों को कंट्रोल भी कर सकता है, मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकता है। तो ऑल दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स के क्या होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, इनकी लाइबिलिटीज भी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। और कितनी होती है लाइबिलिटी, लिमिटेड। तो अप टू लिमिटेड लाइबिलिटी या लाइबिलिटी लिमिटेड अप टू द फेस वैल्यू ऑफ, अप टू द फेस वैल्यू ऑफ, अप टू द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर की जितनी भी फेस वैल्यू होंगी वो उतने रुपए तक के लिए क्या होते हैं, लाइबल होते हैं। उससे ज्यादा के लिए वो लाइबल नहीं होते। ऐसा नहीं कि कंपनी नुकसान में चली गई तो आपके घर की प्रॉपर्टी बेचकर, क्योंकि आप मालिक हो तो बोले मालिक से लो उसके घर की प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं होता। तो सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइबिलिटी उतने ही एक्सटेंट तक रहेंगी जितने फेस वैल्यू के आपने इक्विटी शेयर्स एक्वायर्ड कर रखे होंगे, राइट। अच्छा, अगर हम अगेन थ्योरेटिकल बात करें कि क्या क्या प्रोसेस होती है, व्हाट आर द प्रोसेस फॉर इक्विटी वैल्यूएशन, अब ध्यान से समझना शुरू करना। क्या हमको क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है अगर मुझे इक्विटी का वैल्यूएशन करना है। तो सबसे पहले तो आपको कभी भी आप कौन से कंपनी का इक्विटी वैल्यूएशन करने वाले हो पहले वो डिसाइड करो। आपको पहले कंपनी का नेचर पता होना चाहिए, मतलब आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप कौन से बिजनेस के लिए वैल्यूएशंस करने वाले हो। तो सबसे पहले आपको क्या समझना होगा, कंपनी का नेचर, कंपनी का बिजनेस। वो कंपनी का बिजनेस कैसा है उसके हिसाब से ही आप क्या कर सकते हो, कंपनी का वैल्यूएशन या उसके इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन। तो बिजनेस तो समझ लिया, लेकिन उसके बाद आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इस बिजनेस का इनकम का हाल कैसा है, मतलब इनका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है अर्निंग के मामले में। क्योंकि
बिना परफॉर्मेंस के आप किसी भी कंपनी को इवोल्यूएट नहीं कर सकते, इसलिए उनका परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई करना जरूरी है। आपने जैसी परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई किया, अब आप बोलो मतलब डिसाइड करोगे कि यार अब वैल्यूएशन हमने कौन सी मेथड से करना चाहिए, असेट्स मेथड से करना चाहिए, ठीक है, या फिर मल्टीप्लायर मॉडल मतलब अर्निंग बेसिस पर करना चाहिए, मतलब कि इनकम बेसिस पे करना चाहिए, या डिविडेंड बेसिस पर करना चाहिए, ठीक है। तो कौन से बेसिस, देयर आर वेरियस डिफरेंट मेथड्स जिससे हम क्या कर सकते हैं, इक्विटी का वैल्यूएशन। तो हमको डिसाइड करना पड़ेगा, हमको क्या डिसाइड करना पड़ेगा, मेथड्स डिसाइड करने पड़ेंगे कि हमने कौन सी मेथड से कैलकुलेशंस करना है, राइट। तो इसके अंदर भी काफी सारी अलग अलग आपको मेथड्स देखने को मिलेगी, जो कि हम लोग वो इन डेप्थ आगे चल के सीखने वाले हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें एस्टिमेटेड वैल्यूज एंड मार्केट वैल्यूज के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, मैं अगेन एक और थ्योरेटिकल टॉपिक ले रहा हूं, एस्टिमेटेड वैल्यूज एंड मार्केट वैल्यू। देखो मार्केट वैल्यू कोई भी सिंगल पर्सन डिसाइड नहीं करता, ये बात हमेशा याद रखना। मार्केट प्राइस इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो आपने सुना भी होगा कभी, मार्केट किस पर डिपेंड करता है, तो मार्केट प्राइस डिपेंड करता है कि मार्केट के अंदर कितनी चीजों की डिमांड है। अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है, ठीक है, और सपोज ये डिमांड कर्व है, किसी चीज की डिमांड लगातार क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है, तो ऑब्वियस है उसका प्राइस भी क्या होते जाएगा, बढ़ेगा। तो डिमांड और प्राइस में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है, क्योंकि ये आपका डिमांड है, ठीक है, ये डिमांड एंड सप्लाई को शो कर रहा है। ये वाला जो एक्स एक्सिस है किसको शो कर रहा है, डिमांड एंड सप्लाई को, और ये वाई एक्सिस है किसको शो कर रहा है, प्राइस को। देखो जैसे जैसे डिमांड बढ़ेंगी, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेंगी आपके प्राइस भी क्या होते चलेगी, बढ़ते जाएंगे। लेकिन वहीं अगर मैं सप्लाई और डिमांड प्राइस की बात करूं, तो जैसे जैसे आपकी सप्लाई बढ़ते जाएंगी, जैसे ये सप्लाई है आपका, तो जैसे जैसे आपका सप्लाई बढ़ते जाएगा, कम से ज्यादा होते जाएगा सप्लाई, वैसे वैसे आपका प्राइस क्या होते जाएगा, कम। जितना ज्यादा सप्लाई करोगे प्राइस क्या होते जाएगा, डाउन होते जाएगा। तो आपका सप्लाई और प्राइस का कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो जहां पर ये डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, इस पॉइंट को बोला जाता है प्राइस इक्विलिब्रियम पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोला जाता है इसको, प्राइस इक्विलिब्रियम। मतलब कि ये एक्चुअल आपका मार्केट प्राइस बनता है। तो हमेशा याद रखना, मार्केट वैल्यू कौन डिसाइड करता है, डिमांड और सप्लाई का फोर्स, जो कि बायर और सेलर मिलाकर लगाते हैं, ठीक है। सेलर क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, और बायर्स क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। तो जहां बायर और सेलर का जो फोर्स है इंटरसेक्ट होगा, उस इंटरसेक्ट पॉइंट को ही हम प्राइस इक्विलिब्रियम, और यही हमारा कौन सा प्राइस बन जाता है, मार्केट प्राइस। जबकि एस्टिमेटेड जो वैल्यूज होती है वो किसी फोर्स से नहीं, वो कुछ पास्ट में डेटा अवेलेबल होता है। तो कुछ पास्ट में जो डाटा अवेलेबल है उसके बेसिस पर आप पास्ट डेटा अवेलेबल के बेसिस पर कुछ एस्टिमेशंस करोगे, कुछ कैलकुलेशंस करोगे, और यहां पर वैल्यू कुछ कैलकुलेशंस करके निकाली जाएंगी। जबकि यहां पर कैलकुलेशन यहां सीधा सीधा फोर्सेस के बेसिस पर डिसाइड हो रहा है। तो दोनों के बीच में एक टेक्निकल ये डिफरेंस है, किसके बीच में, एस्टिमेटेड वैल्यू एंड मार्केट वैल्यूज के बीच में, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग सीधा सीधा इसके न्यूमेरिकल पोर्शंस की तरफ, और धीरे धीरे करके हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो हमारे पास अगर बात करूं इक्विटी वैल्यूएशंस के कितने अलग अलग मॉडल्स है, इक्विटी वैल्यूएशंस के हमारे पास कौन कौन से मॉडल्स है, इक्विटी वैल्यूएशंस के हमारे पास कौन कौन से मॉडल्स है। तो एक हमारे पास मॉडल्स है जहां पर हम चीजों को क्या करेंगे, डिस्काउंट करेंगे, जिसको प्रेजेंट वैल्यू मॉडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रेजेंट वैल्यू। मतलब कोई भी भविष्य में जो पैसा मिलने वाला है उसकी आज प्रेजेंट में वैल्यू कितनी है। इसको डिस्काउंटेड वैल्यूज या डिस्काउंटेड मेथड भी आप बोल सकते हो। क्या भी बोल सकते हो इसको आप, डिस्काउंटेड मॉडल भी बोल सकते हो। अच्छा, इसके अलावा दूसरा जो हमारे पास तरीका होता है वो होता है एसेट्स बेस्ड वैल्यूएशन का। हमारी कंपनी में कितनी एसेट्स है उसके बेसिस पर हम वैल्यूएशन करेंगे, तो एसेट्स बेस्ड वैल्यूएशन। और जो तीसरा तरीका होता है वो होता है हमारे पास मल्टीप्लायर मॉडल, जिसके अंदर हम लोग डिविडेंड वगैरह को कंसीडर करते हैं। तो हमारे पास तीसरा जो तरीका होता है क्या होता है, मल्टीप्लायर मॉडल। तो वन बाय वन हमको तीनों भी मॉडल्स के अंदर सीखना है। तो पहले हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं पहले मॉडल से, कौन सी है, प्रेजेंट वैल्यू मेथड या फिर मॉडल, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आप लोगों को अगर एकदम क्लियरली हिंट दे दूं तो आपको किसी भी फ्यूचर प्राइस की प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। अब प्रेजेंट वैल्यू भी निकालना है, यहां पर हमको दो तरीके से निकालना है। एक तो हमारे पास
जो भी डिविडेंड्स वगैरह दिए रहेंगे, जो भी, क्योंकि डिविडेंड एक ऐसी इनकम है जो एवरी ईयर क्या होते रहेंगी, रेगुलरली होते रहेंगे। तो आपने इसके अंदर क्या करना है, जो भी आपको डिविडेंड वगैरह मिल रही है उस डिविडेंड को डिस्काउंट कर देना है। तो इसको डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल भी कहा जाता है। क्या भी कहा जाता है? डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। या फिर दूसरा तरीका है आपके पास कि आपके पास जो भी कैश फ्लो जनरेट हो रही है, आप उस कैश फ्लो को डिस्काउंट कर लो। आप क्या कर लो, जो भी मार्केट में उस चीज का कैश फ्लो हो रहा है तो उस कैश फ्लो को आप डिस्काउंट कर लो। तो ये भी आपका एक प्रेजेंट वैल्यू, एक प्रकार से डिस्काउंटेड मॉडल है, जहां पर आप या तो डिस्काउंट डिविडेंड को डिस्काउंट कर सकते हो या तो कैश फ्लो को आप क्या कर सकते हो, डिस्काउंट कर सकते हो। राइट, चलो तो एक एक करके आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहले अब चर्चा शुरू करते हैं कौन सी मॉडल से, डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड, या फिर इसी को हम क्या भी बोल सकते हैं, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। या तो इस मेथड का नाम क्या दे सकते हैं हम लोग, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, या इसी को हम लोग क्या भी बोल सकते हैं, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, राइट, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। सो इस मेथड या इस मॉडल के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास क्वेश्चंस के अंदर क्या दी रहेंगी, इनकम दी रहेंगी, जहां से हम लोग कुछ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने वाले होंगे, और जितना हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने वाले होंगे उसके बेसिस पर हम देखेंगे कि हमारे कंपनी का वैल्यूएशन कितना होना चाहिए। ठीक, इसके लिए जो आप लोगों ने अभी जो मॉड्यूल 1 के अंदर जो कॉन्सेप्ट सीखा था, मॉड्यूल 1 के अंदर सेम नॉलेज अप्लाई होने वाला है। ठीक है, सेम नॉलेज यहां पर अप्लाई होने वाला है। जो आप कहां सेम नॉलेज अप्लाई होगा, जो आपने कहां सीखा है, मॉड्यूल 1 के अंदर, वहां भी आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे। प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका है। राइट, अब हमको यहां पर मतलब कि जैसे हम लोग बात करें बॉन्ड के केस में, तो बॉन्ड के केस में हम लोगों को कूपन मिलता था, यहां कूपन की जगह क्या मिलेगा, डिविडेंड। तो आप डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू दी पावर एन कर सकते हो, जितने भी साल के लिए डिस्काउंट करना है आपको। ठीक है, और उसी तरीके से जो भी उसकी मार्केट प्राइस चल रही होगी एट द एंड, तो उसको भी आप डिस्काउंट करके उसका क्या कर सकते हो, प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो, 1 प्लस आर टू दी पावर एन करके, जितने भी साल। हालांकि यहाँ एन वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, कारण क्या है, क्योंकि इसकी कोई मैच्योरिटी पीरियड ही नहीं होती ना, देयर इज नो मैच्योरिटी पीरियड। अगर मैच्योरिटी पीरियड नहीं है तो ऑब्वियस है हम हर एक साल का वैल्यूएशन करके देखेंगे, मतलब हमेशा आपके लिए 1 क्या रहेगा, 1। बट अगर किसी क्वेश्चन में दे दिया, हो सकता है क्वेश्चन वाले का मूड स्विंग कर जाए और वो आपको यहाँ पर भी मैच्योरिटी वाला ड्यूरेशन दे दे, तो फिर आप फॉर्मूले में एन यूज कर लोगे। बट अगर ड्यूरेशन के बारे में या मैच्योरिटी के बारे में नहीं बोल रहा है तो फिर आप क्या नहीं करोगे, टू द पावर एन नहीं करोगे। अच्छा, सेम चीज आप इसी को पीवी आईएफ अगर मान लो मल्टीपल ईयर्स के लिए आ रहा है, आप इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हो क्या, सेम आप लोग बॉन्ड वैल्यूएशन के समय भी ये फॉर्मूला यूज करते थे प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। तो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। तो हम लोग डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के अंदर क्या करने वाले हैं, जो भी हमको अर्निंग्स जनरेट होने वाली है हम उसके बेसिस पर वैल्यूएशन करेंगे। आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि हम कोई नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा बस जहां से हमने खत्म किया था 2 दिन पहले, आज 2 दिन बाद हम फिर से वहीं से वापस एक नए चैप्टर या नए मॉडल की क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। राइट, चलिए तो एग्जाम्पल नंबर 1 जो कि आपके पेज नंबर 78 पर है, होप सारे लोग 78 नंबर के पेज पर होंगे। ठीक है, सारे लोग पेज नंबर 78 पर होंगे। तो क्या कहता है 78, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। तो हेडिंग दे देता हूं मैं, कैलकुलेशन ऑफ, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। आपको इक्विटी शेयर का क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब आपको गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, all the investors XYZ equity share is expected to provide a dividend of ₹2। आपको गिवन डेटा में क्या दिया हुआ है, अच्छा गिवन डेटा में भी दिया है, ठीक है, क्या दिया है गिवन डेटा में, डिविडेंड दिया है। क्या दिया है डिविडेंड, ₹2 पर शेयर, ₹2 पर शेयर बोला है क्या, वैसे कुछ बोला नहीं है तो ठीक है, वैसे जनरली अमाउंट देखकर ही समझ में आ रहा है पर शेयर का होगा।
ठीक है, आगे फिर आपको नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, प्राइस ऑफ द शेयर एक्सपेक्टेड आफ्टर 1 ईयर, मतलब कि आपको प्राइस दे रही है क्या, वो भी 1 साल बाद की, मतलब फ्यूचर वैल्यू है ये 18 रुपए। 1 साल बाद आपके शेयर की प्राइस कितनी हो जाएंगी 18, और आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दिया है, क्या दिया है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जिसको आप शॉर्ट में क्या भी बोल सकते हो, ROR, इसी को आप शॉर्ट में ROI भी बोल सकते हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, रोई, यस RR भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, RRR भी बोल सकते हो। तो यार डिनोटिंग वर्ड आप पे डिपेंड करता है। तो कितना दिया है ये 12%, जिसको मैं 0.12 करके भी लिख सकता हूं। बस अब क्या करना है, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, कर दो डिविडेंड को डिस्काउंट। सर पावर एन लेंगे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि 1 साल बाद ही है, लेने की इच्छा तो ले लो पावर 1, आंसर रिमेन सेम। और फ्यूचर प्राइस इसको भी डिस्काउंट कर दो पावर, ठीक, तो डिविडेंड था 2 रुपए, 1.12 टू दी पावर 1, लिखना नहीं लिखना एक बराबर है, ठीक है, लिखना नहीं लिखना एक बराबर है, उसमें डेटा ज्यादा कंज्यूम करता है, दैट्स वाई नहीं लेता उसमें। ओके, फिर 18 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1.12 टू दी पावर, चलो दोनों को डिस्काउंट कर दो एक बार, जल्दी से बताओ डिस्काउंट करके कितनी वैल्यू आती है, मतलब 79 कर दो राउंड फिगर, और दूसरे का कितना आता है 17.85, दोनों का मिला के कितना है, दोनों मिला के अच्छा 16.07, और दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 17.868786 आएगा, जो भी आएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, आपके इक्विटी शेयर की प्रेजेंट वैल्यू मिल गई। तो कोई इसमें मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ नई चीज आपको सिखाई है, जो आपको ऑलरेडी पहले से आती थी, बस मैंने आपको वो चीज सिखाई है। तो किसी को इसमें डाउट है, किसी को इसमें डाउट है क्वेश्चन नंबर 1 में, आवाज जा रही है नहीं जा रही है, सर समझा या नहीं समझा? समझा। ओके, तो ठीक है, रक्षा, आभा, भूमिका, गायत्री, मुकेश, नितेश, प्राजक्ता, सलोनी, शिखा, शोभा, श्रेया एंड तृप्ति, एंड 2 नमूने बगल में, मतलब कि टोटल 15 लोग क्लास, 15 नहीं 12 वहां 2 यहाँ, 14 लोग यहाँ है, मतलब स्टिल मिनेश क्लास में नहीं है, नैतिक क्लास में नहीं है, और ऐश्वर्या क्लास में नहीं है, 3 लोग शायद क्लास में नहीं है, और कोई है क्या? चलो फाइनली बड़ी खुशी हुई इस लिस्ट में गायत्री का नाम देखते हुए, ठीक है, चलो आज गुड, फाइनली गायत्री ने आज वापसी कर ली। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगर सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाए, अगर आप लोगों को पढ़ते ही बराबर समझ में आ जाए, तो आप लोग तुरंत चैट बॉक्स में एकदम भर देना होमवर्क करके, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करता हूं, तो क्वेश्चन में रीड कर रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा हूं मैं, रीड कर रहा हूं। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू, क्या कैलकुलेट करना है आपको, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ व्हाट, तो ऑफ शेयर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर, और ऑब्वियस है कौन सा शेयर, इक्विटी शेयर। XYZ कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, अगेन आपको गिवन में क्या दिया है, डिविडेंड दिया है क्या, कितने रुपए का, 1 रुपए का। आपको सेलिंग प्राइस एट द एंड ऑफ द 1 पीरियड, मतलब आपको फ्यूचर प्राइस बता रहा है क्या, 1 साल के बाद की आपको प्राइस बता रहा है क्या, जिसको मैं P1 से डिनोट कर सकता हूं, कितना है वो 27 रुपए 50 पैसे। और आपको RRR, ROR, ROI जो मानना है मान लो, कितना है 14%। सो आपका आंसर मेरे ख्याल से डायरेक्टली मैं आपको आंसर बता दूं, तो डायरेक्टली यहां पर आंसर आपका आ रहा होगा 25 रुपए के आसपास। तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही होंगी, 25 रुपीज के आसपास। आप लोग निकाल के एक बार चेक कर लेना, एग्जैक्टली 25 रुपीज के आसपास आता है। तो होमवर्क क्या पूरा डिटेल बताऊं, होमवर्क होमवर्क, चलो ठीक है। अब
हमने ये जो अभी कैलकुलेशंस आपको सिखा है, देखो यहाँ पर सिंगल पीरियड का वैल्यूएशन हो रहा था, मतलब आप हर एक साल के लिए, मतलब एक साल के लिए आप वैल्यूज निकाल रहे थे, ठीक है। फॉर ए सिंगल ईयर्स के लिए आप क्या कर रहे थे, वैल्यूएशंस कर रहे थे। दैट्स व्हाई आप डिस्काउंट सिर्फ 1 ईयर के लिए कर रहे थे। कितने ईयर्स के लिए? 1 ईयर्स के लिए। नाउ मैं अब बात करूंगा मल्टीपल पीरियड्स की। ये जो मैंने एग्जांपल 1 और 2 आपके साथ डिस्कस किया है, ये दोनों भी एग्जांपल किससे रिलेटेड थे? सिंगल पीरियड से रिलेटेड थे। मतलब यहां पर आप लोगों का जो वैल्यूएशन हो रहा था फॉर अ ईयर के लिए हो रहा था, लेकिन अगर मुझे वैल्यूएशन करना आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स अगर मुझे वैल्यूएशन करना है, तो इन दैट सिचुएशंस मैं किस तरीके से वैल्यूएशन करूंगा, जिसको मैं बोलता हूं मल्टीपल पीरियड्स मॉडल, ठीक है। तो मैं मल्टीपल पीरियड्स को कैसे डिस्काउंट करेगा, अगेन मैं कोई नई चीज फिर से नहीं सिखाने वाला आपको, आपने ऑलरेडी ये सारी चीज पहले कर रखी है, ठीक है। तो जल्दी से हम मल्टीपल पीरियड वाले मॉडल्स की तरफ आ जाते हैं। किसके तरफ? मल्टीपल पीरियड डिस्काउंट मॉडल, ठीक है, जहां पर अब आप लोगों के पास एक स्पेसिफिक कुछ ईयर्स का डाटा दिया होगा। चलिए, तो जल्दी से इसके भी हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल्स गो थ्रू करते हुए चलते हैं। तो आप लोग जल्दी से एग्जांपल नंबर काय पर आ जाइए, थर्ड पर, ठीक है, काय पर आ जाइए, थर्ड पर आ जाए। एग्जांपल नंबर थर्ड। सर कुछ नया कॉन्सेप्ट है क्या? नहीं भाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नया नहीं है आप लोगों के लिए तो, ठीक है। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको क्या बोलता है, एन इन्वेस्टर गेट्स, क्या दिया हुआ है आपको? डिविडेंड दिया है। क्या दिया है? डिविडेंड। कितना दिया है? 3 रुपए 44 पैसे एज अ डिविडेंड बाय द कंपनी कंटिन्यूअसली फॉर 5 ईयर्स। और यहां पर अब आपको ईयर्स बता दिया, ये जो डिविडेंड मिलने वाले हैं आपको कितने सालों तक के लिए मिलने वाले हैं? 5 ईयर्स। मतलब आपको एन इज इक्वल टू बता दिया ड्यूरेशन 5 ईयर्स। मैच्योरिटी पीरियड ऑफ द स्टॉक, मतलब आपको प्राइस बता रहा है, लेकिन ये प्राइस आफ्टर 5 ईयर है, मतलब मैच्योरिटी प्राइस बता रहा है कितना है, 5 साल के बाद ये मैच्योर्ड हो जाएगा। कितने रुपए में? 60 रुपए में। तो 5 साल के बाद की वैल्यू है। और आपको ROR दे दिया है। चलो भाई, ROR अच्छा नहीं लगा, RR ले लो, RRR, ठीक है। तो या फिर किसी किसी को आदत हो गई होंगी रोई की, तो रोई ले लो। कितना परसेंट दिया है? 13। जब सवाल में सारी चीज दी है तो आपको जवाब खोजना डिफिकल्ट जाएगा क्या? प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालना है? डिविडेंड को डिस्काउंट करना है, PVIAF ले लो, क्योंकि अब मल्टीपल ईयर्स के लिए है, प्लस जो भी मैच्योरिटी अमाउंट है उसका भी डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल लो, ठीक है। तो 10% से डिस्काउंट करना 5 ईयर्स के लिए, 10% से डिस्काउंट करना 5 ईयर्स के लिए, आपको यहां पर क्या मिल जाएगा? आंसर, ठीक है। क्या मिल जाएगा? आंसर। सो बताओ, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूं या ओके हो? बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूं या इज इट ओके? ओके सर। ओके। ओके है। चलो, तो फिर जब KO है तो हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। KO का मतलब समझे क्या? नॉलेज ओरिएंटेड, मतलब आपको अगर आ चुके इसकी जानकारी तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर थर्ड के बाद एग्जांपल नंबर फोर्थ भी आप लोगों के लिए क्या है, जरा विजिट कीजिए एग्जांपल नंबर 4 पर और मुझे बताइए पेज नंबर काय पे दिया? ये पेज नंबर है 81, 81 ही है ना? यस, पेज नंबर 81। जरा देखकर बताइए, क्या अगेन आप यहां पर भी KO हो? क्या हम KO बोल के आगे बढ़े? KO जरा सॉल्यूशन को देखिए। सवाल ये उठाया गया है कि सर यहां पर 3 अलग अलग सालों का डिविडेंड दिया, तो ठीक है, अलग अलग सालों का डिविडेंड तो अलग अलग डिस्काउंट कर देना। 3.5 रुपए को अलग डिस्काउंट कर देना, 4 रुपए को अलग डिस्काउंट कर देना, 4.5 को अलग डिस्काउंट कर देना। इंडिविजुअल लेवल पे डिस्काउंट कर दो तीनों भी सालों को, और जो मैच्योरिटी वाली अमाउंट होंगी उसको अलग से डिवाइड करना। तो मैच्योरिटी अमाउंट कितनी है? 75 रुपीज। तो इसको 1.25 1 ईयर के लिए डिस्काउंट करना, इसको 25% ही था ना, इसको 2 साल के लिए डिस्काउंट करना, इसको 3 साल के लिए डिस्काउंट करना, और इसको भी 3 साल के लिए, क्योंकि 3 साल मैच्योरिटी है। और अगर आपको फॉर्मूला वो इंडिविजुअल वाला बनाना है, ऐसा नहीं बनाना है, तो डिविडेंड इनटू PVIF करना। अब AF मत करना, क्यों? क्योंकि हर साल अब अलग अलग अमाउंट आएंगे। फिर डिविडेंड PVIF, फिर डिविडेंड PVIF, और फिर मैच्योरिटी अमाउंट और PVIF। और यहां पर डिस्काउंट कितने साल से करना है? 25% 1 साल के लिए करना है, यहां पर 25% 2 साल के लिए करना है, यहां पर 25%
3 साल के लिए करना है, यहां पर भी 25% 3 साल के लिए करना है। तो दोनों भी सिचुएशन में आपको आंसर्स सेम देखने को मिलेगा। डन। यस। अब मुझे जरा ये भी बता दीजिए